किया कुछ हुआ क्या? आई बात समझ में? तो ऐसा ही चलता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ऑर्डिनरी कमीशन क्लियर है। सेकंड, डेल क्रेडर कमीशन। क्रेडिट और कैश दोनों। अब उसको जो कमीशन मिलेगा ना वो मिलेगा ही डेल क्रेडर कमीशन। हाँ, ऑफिशियल कमीशन देता है कि अब आप क्रेडिट सेल्स करो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारा लॉसेस तो कौन बियर करने वाला है? कंसाइनी। नहीं, वो 2% ही रहेगा, बट कंसाइनर का लॉसेस होने का चांसेस ज्यादा है ना, तो वो क्यों प्रमोट करेगा? हाँ, ऑर्डिनरी में पूरा रेस्ट्रिक्शन रहता है कि आप किसी को कर भी रहे हो देन मैक्सिमम 7 डेज या 10 डेज, उससे ज्यादा नहीं है। फिर उससे ज्यादा आपने यदि क्रेडिट दिया तो फिर आपका रेस्ट्रिक्शन, ऐसा बोल दिया जाएगा। सो डेल क्रेडर कमीशन क्या है? टू इंक्रीज सेल and to encourage credit sale such commission is given by consignor to consignee. Such commission is given by consignor to consignee. Under this, any bad debt loss is borne by consignee himself. Any bad debt loss is borne by consignee himself. To increase sale and to encourage credit sale, such commission is given by consignor to consignee. Under this, any bad debt loss is borne by consignee himself. नहीं, बस यही। And the last type of commission which can be given by consignor to consignee is overriding commission. नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। नहीं, वो ऐसा नहीं है। हाँ, करते हैं बात, ये कब देते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आया व्हाट इज ऑर्डिनरी कमीशन, व्हाट इज डेल क्रेडर कमीशन, एकदम कंसेप्चुअली क्लियर है। ठीक है, देखो ओवरराइडिंग कमीशन, सपोज क्या हुआ, मैंने टी का बेग भेजा यहां से टू सेल इट फॉर 500 रुपीज पर केजी। ठीक है, मेरा एजेंट जो मुंबई वाला एजेंट है वो यदि 500 रुपीज पर केजी पे बेचेगा तो उसको 500 रुपए के ऊपर एवरी केजी के ऊपर उसका यदि ऑर्डिनरी कमीशन है तो 2%, इफ डेल क्रेडर कमीशन है सपोज 5% है तो 5%, उतना मिलेगा ही उसको। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा स्मार्ट है, उसने मेहनत किया, मेहनत करके उसको सेल किया 750 रुपीज पर केजी में। 500 रुपए किलो में मैंने सेल करने के लिए भेजा था, बट वो सेल कर रहा है 750 रुपीज पर केजी, यानी वो मुझे प्रॉफिट कमा के दे रहा है कितना और एक्स्ट्रा, बिकॉज 500 रुपए में जब मैं उसको सेल करने बोल रहा हूँ तब तो मुझे प्रॉफिट हो ही रहा था ना। अब वो उसको 750 में सेल कर रहा है, यानी वो मुझे एक्स्ट्रा अर्न करके दे रहा है, और एक्स्ट्रा अर्न करके दे रहा है और मैं उसको रिवार्ड नहीं दूं तो क्या वो मेरे को एक्स्ट्रा अर्निंग देगा? क्या एफर्ट नहीं देगा ना।
तो उसी को अपन बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। जितना नॉर्मल प्राइस पे मिल रहा था वो तो मिलेगा ही, यानी 500 रुपीज में इफ ऑर्डिनरी मिलना है तो ऑर्डिनरी मिलेगा, डेल क्रेडिटर मिलना है तो वो मिलेगा, ठीक है, वो तो मिलेगा ही। अब ओवर एंड एक्सेस द सेलिंग प्राइस, ओवर एंड अबव द सेलिंग प्राइस, मैंने उसको सेलिंग प्राइस क्या दिया था 500 और उसने कितने में सेल किया 750, यानी मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना 250 रुपीज का एक्स्ट्रा प्रॉफिट। ये एक्स्ट्रा 250 के ऊपर में उसको कमीशन मिलना चाहिए ना, कुछ तो उसको भी मिलना चाहिए। अरे नहीं बांटोगे ना तो वो अगले बार से आपका मेहनत भी नहीं करेगा। आई बात समझ में? बिकॉज इफ एजेंट इज गिविंग द एफर्ट्स तो आपको उसको रिकॉग्निशन देना पड़ेगा। तो वो जो 250 रुपीज पे आप जो एक्स्ट्रा कमीशन देते हो ना उसको अपन बोलते हैं, हाँ उसका अलग परसेंटेज रहेगा, उसको अपन बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। क्योंकि कंसाइनर, एज ए कंसाइनर मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ कि देखो जो प्राइस मैं भेज रहा हूँ उस पे तुमने सेल किया, देन आई विल गिव यू 2% कमीशन। इफ एनीथिंग यू सेल ओवर एंड अबव द सेलिंग प्राइस, then of that value I will give you 40%. 500 में भी सेल करता तो मेरा प्रॉफिट हो रहा था and he is selling it for 750, तो मेरा एक्स्ट्रा प्रॉफिट कितना 250 रुपीज। 250 रुपीज में 40% तुम रख लेना, 60% मुझे दे देना। ओवर राइडिंग कमीशन है, वो ऑलरेडी ओवर एंड अबव द प्रॉफिट है, बिकॉज 500 में भी तो प्रॉफिट था ही ना मेरा सफिशिएंट, अब तो और ज्यादा अर्न करके दे रहा है। अब देखो मैं उसको जितना ज्यादा दूंगा ना वो उतना ज्यादा कोशिश करेगा ना, एफर्ट देगा कि हाँ ज्यादा रेट में बेचने से ही मेरा फायदा है। नॉर्मल सेलिंग प्राइस में सेल करेगा तो उसको नॉर्मल कमीशन मिलेगा 2%, बट ज्यादा प्राइस में सेल करेगा तो उसको प्रॉफिट भी तो ज्यादा मिलेगा ना, है ना, तो वो ज्यादा एफर्ट लगाएगा, उसी को अपन बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। यस यस, सेलिंग प्राइस से ऊपर वाला वैल्यू में जितना भी सेल करेगा उस पे जितना प्रॉफिट परसेंटेज कंसाइनी को मिलेगा उसी को अपन बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन। लिखना, एक्स्ट्रा कमीशन allowed by consignor to promote sale at a price higher than specified price। उसको अपन बोलते हैं ओवर राइडिंग कमीशन, ठीक है। हाँ यहाँ पर तो खाली 25,000 में एक्स्ट्रा मुनाफा होगा, 500 रुपया में भी 500 रुपया में 100 भी बेचेगा, आप अगर 2% भी निकाले तो उसका 1000 रुपया कम कमीशन आ गया, ठीक है। 750 रुपया बेचेगा तो 250 रुपया एक्स्ट्रा लगाऊंगा का 25,000 रुपया समथिंग हुआ था, तो कमीशन को फिर वो डिस्क्लोज नहीं करेगा, उसका बिल में बेच देगा क्या एजेंट? सामने वाला जो कस्टमर होगा बिल तो मांगेगा, और बिल सप्लायर का होता है, कंसाइनर का होता है। कितना दुकानदार से, कितना दुकानदार से क्या समझाएंगे? तो वो किसी भी कस्टमर नहीं, अरे वो तो हो गया कि तुम रीसेलिंग का बात करो, यहाँ रीसेलिंग तो हो ही नहीं रहा है ना। एजेंट इज नॉट अ रीसेलर, एजेंट इज द पर्सन ऑफ कंसाइनर ओनली, ठीक है।
यहाँ प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का नहीं है। सपोज कि मैंने तुमको गुड्स बेच दिया, अब तुम उसमें प्रॉफिट लगा के जितने भी बेचो, मुझे क्या लेना देना, मैंने तुमको बेचा है। बट इफ यू आर माई एजेंट, तब तुम क्या करोगे, या तो उसी प्राइस में सेल करना पड़ेगा जिस प्राइस में मैंने बोला है, उससे नीचे तुम सेल नहीं कर सकते, ठीक है। और उससे ऊपर में यदि तुम सेल कर रहे हो, मार्केट डिमांड है, लोगों के पास गुड्स नहीं है, सिर्फ तुम्हारे पास ही है मेरा वाला प्रोडक्ट, तो क्या होगा, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, हाई वैल्यू में सेल करोगे तुम। तो हाई वैल्यू में जब सेल करोगे, तुम अपना बिल तो नहीं दे सकती ना उसको, बिल किससे बनवा के दोगे, मुझसे ही बनवा के दोगे, तो मुझे तो पता चलेगा ही ना। एजेंट का कोई नाम नहीं है ना? नहीं, एजेंट का कोई नाम नहीं रहता है। तो फिर जो बायर है उसका बिल में उसका बुक में 500 का है, तो फिर उसका बुक भी गलत हो जाएगा, उसका परचेज वैल्यू गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लोग बोल रहा है कच्चा वाला वो बताएगा नहीं, वो करने से कोई नहीं कर सकता। अभी तो बिल ही बन गया। अगर सब लोग क्या चीज, ना पक्का मिलता तो तो एजेंट का रिस्क क्या है, एजेंट को ना इन्वेंट्री मेंटेन करना, एजेंट को ना ऑफिस मेंटेन करना, ना स्टाफ का सैलरी देना, ना प्रोडक्ट का कॉस्ट का टेंशन, बन रहा है बिक रहा है नहीं बिक रहा है उसको क्या लेना देना, बिका तो कमीशन घर पे आ जाएगा, नहीं बिका तो कोई बात नहीं, उसका नुकसान क्या है, उसके यहाँ से क्या गया, उसका तो कोई भी कॉस्ट नहीं गया, उसका तो सुंदर सुंदर कपड़ा पहनने का, बात करने का, इधर उधर घूमने का पैसा गया, हाँ वो भी पॉकेट में मिला चाहे ना उसका। एजेंट कोई फॉर्म है तो उसका नाम सिर्फ बिलिंग बोल है, नहीं अलाउड नहीं करेगा। एजेंट का नाम एजेंट का फॉर्म होता है, लेकिन उसके पास मोर देन वन एजेंसी होता है, ठीक है। एजेंट फॉर्म नहीं हो सकता, एजेंट फॉर्म हो सकता है, तो फिर उससे बिलिंग तो फिर तो मेरे लिए तो एजेंट है ही नहीं, फिर मेरे लिए तो वो रीसेलर ही है, फिर मेरे लिए तो वो रीसेलर हुआ ना। तो नहीं ऐसा होता है ऑर्डिनरी कमीशन, तो कैश में हो रहा है, फिर एक वक्त पे उसको सेलर को पता चलता है कि सारा तो कैश कस्टमर है, वो एजेंट को हटा के डायरेक्ट बेच देता है। नहीं करेगा वो ऐसा, सुनो 2% बचाने के लिए हम 98% का रिस्क नहीं लेगा। कैश कैसे आ रहा है, हाँ कल को कुछ हो गया प्रोडक्ट से रिलेटेड, वहां का कोई पार्टी मतलब इतना फेथ क्रेडिट का कैश लेते लेते क्रेडिट दे दिया, मैंने गलती से 3 दिन का ही क्रेडिट दे दिया, अब वो पैसा नहीं दे रहा, अब हम क्या करेगा, तो 2% बचाने के लिए हम कितना बड़ा रिस्क ले रहे हैं, और इससे मेरा कभी सेल इंक्रीज नहीं हुआ, ये ध्यान रखना, कैश सेल से सेल इंक्रीज नहीं होता है बिजनेस में, जब आप क्रेडिट सेल्स करते हो तभी आपका सेल्स इंक्रीज होता है। तो वो क्रेडिट सेल्स इंक्रीज करने के लिए तो मुझे तो एक लोकल पर्सन चाहिए ना, और हम एक के साथ ऐसा करेगा, कल को हम अपना ऑफिस खोलने जाएगा उस लोकल सिटी में, हमको खोलने ही नहीं देगा, वहां पे मेरे को लेबर नहीं मिलेगा, एम्प्लॉयज नहीं मिलेंगे, तो वो सारी कंडीशन है। तो 2% बचाने के लोग कोई नहीं करता बिजनेस के अंदर। सुनो, मैक्सिमम लॉसेस नहीं करना, मैक्सिमम प्रॉफिट करना, उसी के लिए तो लोग खर्चा करते हैं ना, हर एक सेगमेंट के लिए स्टाफ को अपॉइंट करके रखते हैं, सैलरी देते हैं, क्यों देते हैं, फिर तो मालिक को ही सारा काम कर लेना चाहिए, अकाउंटिंग भी हम कर लेगा, पैकिंग भी हम कर लेगा, माल भी हम काट लेगा, सब कर लेगा, वो ऐसा क्यों नहीं करता, क्योंकि उसके टाइम की वैल्यू है, वो अपना टाइम इंडल्ज नहीं करना चाहता उस छोटी मोटी चीजों के लिए। यार 2% में यदि टेंशन जा रही है तो जाने दो ना। ये तो यहाँ पे 2% जाएगा, कहीं ज्यादा नहीं कम। नहीं, नॉर्मली स्टैंडर्ड कमीशन 2% ही होता है, ऊपर में जाके तुम्हारा 3% हो सकता है, ये ऑर्डिनरी कमीशन का यही रेट होता है। एजेंसी को खरीदे तो फिर एजेंट नहीं, हाँ अरे कोई एजेंसी को खरीदे, एजेंसी आपका माल हमें यहाँ पे, हाँ वो होता है सीएनएफ जिसको बोलते हैं, वो होता है, लेकिन उसके अंदर प्राइस फिक्स रहता है, जो कंसाइनर प्राइस बोलता है उसी प्राइस में बेचना होता है। हाँ, सीएनएफ का मतलब हो गया यू आर द सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ दैट प्रोडक्ट इन दैट पर्टिकुलर स्टेट। जैसे कि आपको पता होगा रजनीगंधा के लिए चौरसिया ब्रदर्स है, उनके पास में ही है, नॉर्थ ईस्ट में कहीं पे भी किसी को रजनीगंधा चाहिए तो वही सेल करेगा, ठीक है। यूनिबिक बोल के एक ब्रांड है बिस्किट का जो आप लोग खाते हो, कुकीज है क्यों, ठीक है, यूनिबिक बोल के एक बिस्किट का ब्रांड है, ठीक है। तो सृष्टि के पापा होता है मनोज अग्रवाल, उनके पास में, उन अंकल के पास में, तो नॉर्थ ईस्ट में किसी को भी यूनिबिक का बिस्किट रीसेल करना है ना, तो उनके थ्रू ही वो सेल होगा, तो दैट इज सीएनएफ। लेकिन वो प्राइस ऑलरेडी कंपनी ने फिक्स कर रखे हैं, नहीं उनके पास सीएनएफ, उनके पास और भी 2-3 प्रोडक्ट के सीएनएफ है। हाँ हाँ, वो कैश डिस्काउंट एंड ऑल एवरीथिंग स्कीम्स रहती है ना, कमीशन है वो तो है ही, कमीशन है वो तो है ही, प्लस जो स्कीम्स है वो भी है।
कौन सा प्रॉफिट? तो हमने सस्ता पड़ा फिर आपने जैसे बोली जिसको बेचा है उस पे हाँ वो प्रॉफिट हुआ। हाँ क्योंकि इसमें देखो अब क्या हो रहा है, अब जब वो पर्टिकुलर सीएनएफ वाला पर्सन दूसरों को सेल कर रहा है ना, वो अपने रिस्क पे सेल कर रहा है, क्योंकि कंपनी को पैसा किससे रिकवर करना है, जिसको सीएनएफ दिया है। कंपनी को मतलब ही नहीं है वो आगे किसको बेच रहा है। कंपनी ने जितना गुड्स भेज दिया सीएनएफ वाले को, जिसको सीएनएफ दे रखा है, उसको तो कंपनी को तो उससे पैसा चाहिए ना, तो कंपनी का लॉस नहीं है। तो कंपनी को जब लॉस नहीं होता है ना, कंपनी बोले तेरे को जितना कमाना है कमा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे प्रोडक्ट का एक एमआरपी दिया हुआ, उससे ज्यादा तो बेच ही नहीं सकता। लॉस होगा यदि वो डिस्ट्रीब्यूटर ही पैसा नहीं चुकाए तो कंपनी को। नहीं, एवरी टाइम इट इज नॉट ए कैश ट्रांजेक्शन भाई, बहुत बड़ा बल्क क्वांटिटी हो, इतना कैश में कौन खरीदेगा। क्रेडिट चलता है ना, असली नुकसान वाला फंडा ही क्रेडिट में आता है। कैश के बिजनेस में तो कोई लॉस है ही नहीं, आपके अकाउंट में पहले पैसे आए और बाद में आप गुड्स भेजोगे तब तो नुकसान है ही नहीं ना। प्रॉब्लम कहाँ आएगा, जब आप लोग क्रेडिट सेल्स करोगे, एंड सीएनएफ के केस में भी क्रेडिट सेल्स होता है, वही तो हम बोल रहे हैं। हाँ, एक्चुअली सीएनएफ के लिए आपको टारगेटेड बाइंग करना होता है। अरे उसमें उस टाइप का लेने के लिए क्या करना पड़ता है? डिपॉजिट वगैरह भी रहता है, एक टारगेटेड सेट करा, हम इतना करोड़ तो माल बेच ही देगा आपका, और वो सारी और वो कंपनी का स्कीम्स। हाँ एजेंट जब बेचेगा तो बिल जो होगा वो उसी से लेगा, सप्लायर से, कंसाइनर से नहीं, खुद का नहीं देगा। प्रॉफिट मार्जिन में बहुत प्लस ओवरराइडिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है ना सीएनएफ में। हाँ, बिकॉज यू आर द ये वो, लेकिन डिपेंड्स करता है। देखो कभी कभी कुछ सीएनएफ के प्रोडक्ट्स चलते नहीं आपके स्टेट के अंदर, वो सीएनएफ लेके भी फायदा क्या है यदि उस प्रोडक्ट का डिमांड नहीं। जैसे अब इफ आई से यूनिबिक कुकीज, इट्स अ गुड डिमांड, अच्छा क्वालिटी का बिस्किट बना रहा है, कुकीज बना रहा है, तो सेल भी थोड़ा सा महंगा है कंपेयर टू द अदर बिस्किट ब्रांड, बट स्टिल वो अच्छा खासा डिमांड में है। तो इस ऐसी कंपनी की सीएनएफ लेके फायदा है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट डिमांड, उनको कुछ नहीं करना। देखो यूनिबिक इज अ ब्रांड, यूनिबिक का जितना एडवर्टाइजमेंट करना है कौन कर रहा है, यूनिबिक कंपनी कर रही है, ठीक है, इंडिया लेवल पे उसका एडवर्टाइजमेंट है, कुछ खर्चा नहीं है, बस लोगों को डिमांड है, इनसे मांगेंगे, वो पीछे से मांगेंगे फैक्ट्री वालों से और बेचते जाएंगे, और बीच का प्रॉफिट है। लेकिन आपको सीएनएफ लेने के लिए खर्चा करना पड़ता है, आपको टारगेटेड बल्क बाइंग करना पड़ता है, पैसा लगाना पड़ता है, तब सीएनएफ मिलता है। एंड आपको कमिट करना पड़ता है कि हम इतना तो बेचेगा, इफ नहीं बेचेगा तो हम खुद खरीदेगा, तो वो खुद को खरीदना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि बस तुमने बोल दिया, बड़ा बड़ा डिंगे हम के आगे और हो गया, वैसा नहीं होगा। यू हैव टू बाय दैट मच ऑफ द गुड्स, उतना टारगेट अचीव करना पड़ेगा, ठीक है। ये कमीशन समझ में आया, 3 तरह का कमीशन होता है। वन इज ऑर्डिनरी कमीशन, टेलक्रेडर कमीशन, ओवरराइडिंग कमीशन। ऑर्डिनरी कमीशन क्या होता है, नॉर्मल ग्रॉस सेल्स पे अपने को जितना कमीशन मिलना है, 2%, 3%, 1% जो भी रहेगा। डेल क्रेडर कमीशन क्या है, बैड डेब्ट्स का लॉस भी कंसाइनी ही बियर करेगा, ठीक है। यानी बैड डेब्ट्स होने से वो लॉसेस किसके बुक्स में अकाउंटिंग हो गए, कंसाइनी की बुक्स में, कंसाइनर के बुक्स में बैड डेब्ट्स का कोई अकाउंटिंग एंट्री नहीं होगा, हाँ बस सेल्स वाला एंट्री होगा। ओवरराइडिंग कमीशन, स्पेसिफाइड प्राइस से ज्यादा वैल्यू में वो सेल कर रहे हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा वैल्यू है उसके ऊपर जितना परसेंटेज उसको मिलना है उसको अपन बोलते हैं ओवरराइडिंग कमीशन। यहाँ तक क्लियर है? अब चलते हैं आगे कहानी में। तो हाँ ठीक है, चलो लेट्स टेक ए 5 मिनट्स ब्रेक। ठीक है, चलो बैक 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 बैक। अभी तक हम लोग कमीशंस के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एट द एंड ऑफ अ सर्टेन पीरियड इट विल बी मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली, ठीक है। कंसाइनी को कंसाइनर ने क्या किया, गुड्स भेजा था। अब कंसाइनी ने क्या क्या किया, क्या एक्सपेंसेस बियर किए, कितना गुड सेल हुआ, कितना पैसा कलेक्ट किया, कितना बैड डेब्ट्स हुआ, ये सारा इंफॉर्मेशन it is the responsibility of consignee to send to the consigner। तभी तो कंसाइनर पता कर पाएगा कि कंसाइनी को कितना कमीशन देना है। आई बात समझ में?
तो कंसाइनी क्या करेगा, कंसाइनर को सारा डिटेल्स देगा। अब ये क्या डिटेल्स देगा, क्या डिटेल्स देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। डिटेल्स सेंड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। बताओ मुझे क्या क्या डिटेल सेंड करेगा वो, कितना गुड्स उसने सेल किया, नहीं किसको बेचा उससे वो उतना नहीं है, गुड सोल्ड, ठीक है। इस गुड सोल्ड के अंदर में तुम्हारा कैश और क्रेडिट दोनों रहेगा। अमाउंट कलेक्टेड and transferred to consignor, डिटेल्स सेंड बाय कंसाइनी टू कंसाइनर। और क्या डिटेल्स भेजेगा, रेट में बेचा, नहीं वो तो कुछ सोल्ड हो गया ना उसके अंदर सारा। यस, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय, एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी, ये सब बियर तो कंसाइनर। हाँ। बैड डेब्ट्स कितना हो गया, बियर तो मैं वो करेगा ना कंसाइनर, एक बार के लिए सिर्फ पे करेंगे। हाँ इसलिए तो डिटेल भेजेगा ना वो सारा। हम क्या पढ़ रहे हैं कि क्या क्या डिटेल्स कंसाइनी कंसाइनर को सेंड करेगा। कंसाइनी बोलेगा मैंने इतना गुड सेल कर दिया, गुड सेल करके इतना पैसा कलेक्ट किया, उसमें से इतना आपको मैं भेज चुका हूँ, ये एक्सपेंसेस मैंने खुद ने बियर किए हैं जो आपसे मुझे रिकवर करना है। कोई बैड डेब्ट्स हुआ है तो कितना बैड डेब्ट्स हुआ है वो भी इंफॉर्मेशन बताना पड़ेगा। इफ नो डेल क्रेडिटर कमीशन, बिकॉज इफ डेल क्रेडिटर कमीशन है तो कंसाइनी डिटेल देगा क्या बैड डेब्ट्स का, क्योंकि फिर तो वो उसको ही बियर करना है, कुछ होएगा ही नहीं। नहीं वो ऐसा कुछ नहीं, फोन में बता देगा वो। अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू कुछ भी नहीं, ठीक है। बैड डेब्ट्स हो गया, उसके बाद लॉस ऑफ गुड्स विथ कंसाइनी। इफ कंसाइनी के पास पड़ा कोई गुड्स खराब हो गया है, चोरी हो गया है, तो उसका डिटेल्स भेजेगा वो। खाली ऑर्डिनरी में होगा ना, हर किसी में, डेल क्रेडिटर में भी होगा। डेल क्रेडिटर में तो सिर्फ वो बैड डेब्ट्स का नुकसान लेता है, माल खराब होने का थोड़ी ना रिस्क लेता है। हाँ यस, गुड्स lying with goods lying unsold with consignee, commission of कंसाइनी, कि कंसाइनी का मेरा कितना कमीशन बनता है वो भी तो वो लिख के भेजेगा ना। क्या कैसे लिखेगा, तो वो खुद कैलकुलेशन करके नहीं भेजेगा क्या, सर हमको आपसे इतना पैसा लेना है। हाँ तो अपना पैसे कैलकुलेट करके नहीं रखता है कि हाँ पापा इतना पैसा आपको मिला है। कंसाइनर अपना क्रॉस टैली करता जाएगा, लेकिन कंसाइनी अपने तरफ से तो सब कुछ डिटेल भेजेगा कैलकुलेट करके ना। ये जो डिटेल कंसाइनी कंसाइनर को भेज रहे हैं, चिट्ठी लिख के भेजेगा क्या, डिटेल्स होगा, डिटेल में सब कुछ अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू उसको क्या करना पड़ेगा, एक अकाउंट भेजना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बोला था जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स बेचता है तो बीच में मामा लोग पकड़ लेगा, तो उनसे बचने के लिए वो क्या बेचता है, प्रोफॉर्मा इनवॉइस। सिमिलरली एट द एंड ऑफ द पीरियड
जब कंसाइनी कंसाइनर को डिटेल सेंड करेगा तो उसको कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ता है, उसको अपन बोलता है अकाउंट सेल्स। क्या बोलता है? अकाउंट सेल्स। ठीक है, अकाउंट सेल्स। हाँ, वहां अपन ये सब लिख के भेजेगा कंसाइनी कंसाइनर को। कंसाइनी कंसाइनर को जो डॉक्यूमेंट सेंड करता है बियरिंग ऑल दिस 7 पॉइंट्स, उसको अपन बोलते हैं अकाउंट सेल्स। क्लियर है ये चीज? बिजनेस के लिए कोई लेना देना नहीं है, उसने पर्सनल ने अपना बना के भेजा है। एज ए कंसाइनर मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं तो अपने बुक्स में अकाउंटिंग करूंगा। नॉर्मल एबनॉर्मल जो भी रहेगा वो डिटेल बताएगा ना कि ऐसा इससे हो गया, इस तरीके से हो गया। हाँ, हम अपने बुक्स में अकाउंट सेल का नाम देगा। हाँ, कि तुमने मुझे ये अकाउंट सेल भेजा है, कि तुमने ये माल बेच दिया, इतना अभी भी तुम्हारे पास पड़ा है, तुमने ये खर्चा किया है। नॉर्मल। हाँ, तुम्हारे लिए तो मैं डेटर हो गया ना, मुझसे पैसा लेना है तुमको, और इफ देना है तो क्रेडिटर हो जाऊंगा। डिपेंड्स अपॉन द ट्रांजेक्शन। अब देखो, ये तो हो गया कहानी। अभी तक क्या क्या डॉक्यूमेंट हमने समझा? प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है, ठीक है। अकाउंट सेल्स क्या होता है? प्रोफॉर्मा इनवॉइस क्या होता है? जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो जो डॉक्यूमेंट सेंड करेगा साथ में, उसको हम लोग प्रोफॉर्मा इनवॉइस बोलता है। फिर कंसाइनी कंसाइनर को जो डिटेल्स भेजेगा उसको अपन क्या बोलता है? अकाउंट सेल। तुम्हारा ड्राइंग हो गया आज ही। ये चैप्टर उड़ गया ना, फाउंडेशन उड़ जाएगा, ये ध्यान रखना। फिर बोलेगा भैया एक अटेम्प्ट और फिर से कैसे पढ़ाई करे। तो यहां तक कहानी क्लियर है। देन लॉसेस। लॉसेस क्या होगा? दो तरह का है, वन इज नॉर्मल लॉस, अनदर वन एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस को अपन कंट्रोल कर सकता है, वेयर इज नॉर्मल लॉसेस को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब सिंस, अब प्रॉब्लम क्या है पता है? प्रॉब्लम है डायरेक्ट एक्सपेंस को समझना। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट एक्सपेंसेस? आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया हुआ है। ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होता था? एक बार फिर से ट्रेडिंग अकाउंट बनाता हूं मैं छोटा सा। कैसा होता था ट्रेडिंग अकाउंट? वेरी गुड। क्या क्या होता था उसके अंदर? ओपनिंग स्टॉक, नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, नेट सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट सुनो तो मेरी बात, ये ट्रेडिंग अकाउंट कौन बनाता है? बिजनेस में। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायरेक्ट एक्सपेंस बोल के भी तुम लोग लिखते थे। ये डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता था? गुड्स को उसकी प्रेजेंट लोकेशन पे लाने के लिए जो एक्सपेंसेस होता है उसको हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। यानी सपोज तुम एक ट्रेडिंग बिजनेस कर रहे हो, तुमने कहीं और दूसरे स्टेट से गुड्स खरीदा, तो अपने दुकान तक गुड्स आने में जितना भी खर्चा होगा उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंस बोलता है। अब उसको सेल करने के लिए तुम जो एक्सपेंस कर रहे हो ना, उसको डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं बोलते। ठीक है, गुड्स को उसकी प्रेजेंट लोकेशन तक लाने के लिए जो एक्सपेंसेस होगा उसको अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलता है। एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस कॉस्ट में ऐड हो जाता है। ठीक है, सिमिलरली टेल मी, यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन सा है? सब कुछ एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। If I say this is the direct expense and this is also the direct expense, because goods तो यहाँ तक, घर तक पहुंचने तक जितना भी खर्चा लगेगा वो सारा क्या है तुम्हारे लिए? डायरेक्ट एक्सपेंस। ये ध्यान रखना। यस, एनी एक्सपेंसेस incurred to bring goods to its present location
is known as direct expenses, या फिर any goods incurred for purchase of goods is known as direct expenses. यहाँ कंसाइनर के घर से निकल के जब तक कंसाइनी के ऑफिस तक गोडाउन तक गुड्स पहुंच नहीं जाता तब तक जितना खर्चा लगेगा, these are all direct expenses. क्लियर है, ये ध्यान रखना. अब यहाँ पे कहानी अच्छी, डायरेक्ट एक्सपेंस वाला कहानी समझ में आया. यहाँ से लेके यहाँ तक गुड्स पहुंचने में, यहाँ तक गुड्स पहुंचने में जितना खर्चा लगेगा वो सारा क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. अब यहाँ गुड्स पहुंच चुका था, उसके बाद तुमने ये सब खर्चा किया, क्या ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है? क्या ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है? ये ध्यान रखना, ये तुम्हारा कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा. क्लियर है? तो एक्सपेंसेस आर बेसिकली दो तरह का होता है. कौन सा? नहीं, कॉस्ट कौन निकालते हैं? सेलर. तभी तो वो अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करता है ना, तो वो सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा. वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, वो प्रॉफिट से माइनस हो जाएगा, वो कॉस्ट पर यूनिट में नहीं आएगा तुम्हारा. डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है, उसको प्रेजेंट लोकेशन तक लाने में जो खर्चा होता है बस उसी को डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं. बस ये दिमाग में रखना. इस टाइम ग्राफ से ये दिमाग में फिट हो रहा है क्या तुम्हारा कि मेरे को यहां से यहां तक गुड्स पहुंचा तब तक जितना भी खर्चा होगा, एक्सपेंसेस होगा, दीज आर ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस. इफ एक बार गुड्स पहुंच गया उसके बाद में आप एक्सपेंसेस कर रहे हो, देन दीज आर नॉट डायरेक्ट एक्सपेंसेस, दीज आर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. हाँ, इनडायरेक्ट. गुड्स पहुंच गया ना, पहुंचने के बाद जो भी खर्चा कर रहा है कंसाइनी, दीज आर ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. अरे मेरे को कंसाइनी का पॉइंट ऑफ व्यू सोचना ही नहीं है, हम लोग कंसाइनमेंट पढ़ रहे हैं फ्रॉम कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज जो अकाउंटिंग करेगा कंसाइनर का अकाउंटिंग करेगा अपन. ठीक है, कंसाइनी के लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब ही नहीं है, उसको तो ये पैसा रिटर्न मिल जाएगा, उसके लिए कोई खर्चा है नहीं, बिहाफ में वो पेमेंट कर रहा है. क्लियर है? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ में आया. कहां से कहां तक का खर्चा डायरेक्ट होगा? कंसाइनर के घर से लेके कंसाइनी के घर तक गुड्स पहुंचने में जो भी एक्सपेंसेस होगा वो आपके लिए क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस. एंड उसके बाद में जो भी एक्सपेंसेस होगा वो क्या है, यानी कभी भी मत बोलना कि सिर्फ ये एक्सपेंसेस डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, वो तो यहां से निकलते वक्त ही लग गया ना. इवन ट्रांसपोर्टर से लेके घर तक आने में भी जो खर्चा है ना, वो भी तुम्हारा डायरेक्ट एक्सपेंस है. क्लियर है यहां तक? तो एक्सपेंसेस आर बेसिकली टू टाइप्स, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस. एक होगा अपना डायरेक्ट एक्सपेंस, इट विल बी एडेड टू कैलकुलेट it will be added to the cost of goods और एक होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंस डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट. यस, डिडक्टेड फ्रॉम प्रॉफिट. ये प्रॉफिट से माइनस हो जाएंगे, मेरे प्रॉफिट को कम कर देंगे. यहां तक चीज क्लियर है? अब मैं कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू ना फिर से एक बार ट्रेडिंग अकाउंट बना रहा हूँ, अच्छे से समझना. कंसाइनर कौन था? मालिक. अपन चाय का बागान है अपना, अपने को यहाँ से सेल करना है. तो मैं जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा तो मैं कैसा ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, फिर से बना रहा हूँ. मेरा ट्रेडिंग अकाउंट कैसा होगा? टू ओपनिंग स्टॉक, राइट, टू नेट परचेजेस, टू डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हमने बियर किए,
बाय जो मैंने सेल कर दिया, ठीक है, बाय नेट सेल्स। जो गुड्स मैं अपने कंसाइनी को भेजूंगा वो भी तो इधर से माइनस हो जाएगा ना मेरा। लाइन नहीं, सेंड कर रहा हूं मैं। तो वो तो हम लोग मेरे बिजनेस से तो जा रहा है ना। देखो बिजनेस के अंदर जब गुड्स आता है तो अपन डेबिट साइड में लिखता है और जब जाता है तो क्रेडिट साइड में लिखता है ना। ये सेल नहीं है तो क्या हुआ, मेरा गुड्स तो कम हो रहा है ना। मैंने कंसाइनी को सेंड किया, चाहे अपना हो लेकिन गुड्स तो बाहर जा रहा है ना, आउटफ्लो हो रहा है। गुड साइन टू कंसाइन होगा। हाँ तो मेरे को अकाउंटिंग एंट्री तो करना पड़ेगा ना बिजनेस में कि मेरा गुड्स गया है। एक बार क्या था उसको तो ऐड किया था। कहाँ पे? Last year वो लास्ट में आएगा तो कहानी, अभी तो जस्ट भेज रहे हैं ईयर एंड में। हाँ इनवॉइस नहीं बनाएंगे, प्रोफॉर्मा इनवॉइस होगा। हाँ ऐसा नहीं होता है प्रोफॉर्मा के। इनवॉइस कंसेप्ट इज फॉर द कस्टमर एंड कंसाइनी इज नॉट माय कस्टमर। क्लियर है? तो अपन क्या करेगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। मैं सेल तो नहीं किया लेकिन मेरा गुड्स तो गया ना। फ्रॉम अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू पता तो होना पड़ेगा ना कि आपके पास कितना टोटल गुड्स था, उसमें से कितना सेल कर दिया, कितना आपने कंसाइनमेंट में भेजा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, अब ऐसा मेरे बहुत सारे कंसाइनी हो सकते हैं ना, तो मैंने जिसको अलग अलग दे रखा होगा उन सबका ब्रैकेट में नाम लिख दूंगा, ये वाला उनको भेजा है। फिर ईयर एंड में मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो फिजिकल स्टॉक होता है वो लिखता हूं मैं। क्या क्या लिखता हूं मैं, एक तो फिजिकल वाला जो मेरे पास में पड़ा है, एक होता है सेल ऑन, वो वाला भी तो मुझे काउंट करना पड़ेगा। क्लियर है? और एक काउंट करना पड़ेगा जो कंसाइनी के पास पड़ा है, जो उसने सेल नहीं किया, वो भी तो मेरा ही गुड्स है। क्रेडिट साइड तो क्या चीज? तो उससे तो बढ़ गया ना। अरे ये वो है गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, जो गुड्स वो सेल कर देगा। मैं सिर्फ वो लिख रहा हूँ, ये मेरा गुड्स सोल्ड जो कंसाइनमेंट में हो जाएगा ना। इसका ऐसे नॉर्मल है, एक बार जस्ट समझो कि ऐसे ही करूंगा ना, मेरा गुड्स बाहर जाएगा तो, क्योंकि मेरे को इसके बाद कंसाइनमेंट अकाउंट सिखाना है तुम लोग। ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग, इट इज नॉर्मली ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट पॉइंट ऑफ व्यू ही आपको कंसाइनमेंट अकाउंट समझना पड़ेगा। यदि मैं गुड्स भेजूंगा तो मेरे को लिखना तो क्रेडिट साइड में ही है ना, मेरा गुड्स बिजनेस से बाहर। सेल्स है नहीं ना, ये सेल्स में ऐड करूंगा मैं अलग से, लेकिन एक बार मान के चलो कि ये तुम्हारा कंसाइनमेंट सेल है, ठीक है, उसको मैंने अलग बता दिया। ये वो सेल है जो हमने सेल किया है। दो तरह का सेल हुआ ना, एक जो हम खुद सेल कर रहे हैं और एक जो मेरा एजेंट सेल कर रहा है। हाँ ये कॉस्ट नहीं है, हाँ सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे, ये दोनों सेलिंग प्राइस पे। और एक क्या होगा, जो क्लोजिंग स्टॉक है कंसाइनी के पास पड़ा, उससे मेरे स्टॉक में काउंट करना है। तो उसको अपन क्या लिखेगा, गुड्स लाइंग विद, तो मैं ये गुड्स लाइंग विद कंसाइनी और गुड्स एंड कंसाइनी नहीं, टोटल गुड्स फंड है। ये हो गया। ये परपेचुअल वो नहीं ना, जो काउंटिंग करेगा परपेचुअल के पास या फिजिकल जो के पास। हाँ करेक्ट, क्योंकि हम लोग तो प्रैक्टिकली तो वही कर रहे हैं ना, फिजिकल अकाउंटिंग तो होता ही नहीं है, पीरियोडिक अकाउंटिंग तो करता ही नहीं है, परपेचुअली होता है बिजनेस के अंदर में। क्या चीज? हाँ तो टोटली तो करना है। हाँ क्या चीज? इसमें तो सभी होता है ना, एज पर बुक्स, एज पर बुक्स तो ये सारा मेरा ही स्टॉक है। हाँ सोल्ड जो कर दिया कंसाइनी ने, मैं लगभग इस तरीके से करके क्या करूंगा, अपना प्रॉफिट निकालूंगा। ठीक है, इस तरीके से मैं अपना प्रॉफिट निकालता हूं। लेकिन अब देखना कंसाइनमेंट अकाउंट भी कुछ ऐसा ही होगा। अब ईच एंड एवरी कंसाइनमेंट को हम लोग अलग ट्रीट करेगा। ईच एंड एवरी कंसाइनमेंट, सपोज मेरा महाराष्ट्र का एक एजेंट है, ठीक है, एक गुजरात में है, एक राजस्थान में है, एक एमपी में है, कहीं पे भी है, हर एक का सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाएंगे। बिकॉज हर एक कंसाइनमेंट से मुझे कितना नेट प्रॉफिट या नेट लॉस हो रहा है वो पता करना होता है बिजनेस में, इसलिए सबका सेपरेट अकाउंट बनेगा।
हाँ, उस पे तो सब कुछ उसी में आ जाएगा, बस हर एक कंसाइनमेंट अलग अलग अकाउंट बनेगा, हर एक का अलग अलग फाइल बनाएगा अपन, ताकि किस कंसाइनमेंट से कितना प्रॉफिट हो रहा है आप डिटरमाइन कर सको। ठीक है, अब देखो ये कंसाइनमेंट देखो, जैसे दिस इज द गुड्स एक्चुअली सोल्ड बाय अस एंड दिस इज द गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी। डिफरेंशिएट कर दिया, पता होना चाहिए ना भाई मेरा कंसाइनी कितना सेल कर रहा है और हम खुद कितना सेल कर रहे हैं। इफ मेरा कंसाइनी हमसे ज्यादा सेल कर रहा है तो हम यहाँ लोकल मार्केट में एफर्ट ही नहीं डालेंगे, मेरा ज्यादा फोकस किस पे होगा, और ज्यादा से ज्यादा कंसाइनमेंट सेल हो, राइट। तभी तो तुम बिजनेस का एक्चुअल स्ट्रक्चर क्रिएट कर पाओगे। इस तुम्हारा लोकल मार्केट में डिमांड नहीं है तो तुम क्या करोगे? क्यों? कितना दे रहे थे ऊपर से? दूसरा स्टेटमेंट, तुम्हारा प्रोडक्ट हाई प्राइस में भी तो बिक सकता है। लोकल मार्केट चाय पत्ती जितना यहाँ सस्ता में मिलता है बाहर में थोड़ी मिलता है, महंगा में बेचता है ना। हाँ, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। ठीक है, अरे तुम लोग ये देखो ना, प्रैक्टिकली आप जो चाय पत्ती यहाँ इंडिया के बाहर जो जाता है रेट में कितना वेरिएशन है, बहुत लंबा प्रॉफिट मार्जिन का वेरिएशन है। ठीक है, इफ यू विल से नमकीन वगैरह जो राजस्थान का लैंड में बनता है वहां जो रेट है और जो रेट तुम लोग को यहाँ लोकल मार्केट में मिलता है इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, स्टेट टू स्टेट डिफर करता है ना, तो प्रॉफिट मार्जिन भी तो बदलेगा। अकाउंट सेल नहीं बनेगा, अकाउंट सेल नहीं बनेगा। ट्रेडिंग अकाउंट मोटा मोटी अपन ऐसे ही करता था, फिर 2 जीपी आ जाता था, इस तरीके से अपना ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। क्लियर है? तो अब कंसाइनमेंट के अंदर में अब बिजनेस में एक से ज्यादा ट्रेडिंग अकाउंट तो नहीं बन सकता ना, ट्रेडिंग अकाउंट तो एक ही बनता है। सो कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग, इट इज सिमिलर टू ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट की तरह ही है। अब कैसे बनाओगे तुम लोग, अच्छे से फोकस करना। ठीक है, एक एक ट्रांजेक्शन को कम से कम 10-10 बार बोलना है अपने को, ताकि दिमाग में फीड हो जाए, अच्छा इतना ही एलिमेंट आता है अपना कंसाइनमेंट अकाउंट में। ठीक है, जो भी पार्टी होगा उसका नाम आ जाएगा, एवरीथिंग एवरीथिंग रिलेटेड टू कंसाइनी, सब कहानी आ जाएगा इसके अंदर, सब कुछ। जिंदगी खराब कर रहे हैं उसको। हाँ देखो, कंसाइनमेंट अकाउंट टू या विथ, जो भी आप वर्ड यूज करो चलेगा। ठीक है, यहाँ टू भी लिख सकते हो, कंसाइनमेंट अकाउंट टू, या फिर कंसाइनमेंट टू दिस अकाउंट। बहुत सारा तरीका होता है लिखने का। जैसे कि सपोज हम लोग किसी को कंसाइनमेंट टू मुंबई में किसी का, हाँ कंसाइनमेंट टू किसी का नाम बोलो ना, जतिन अकाउंट, कंसाइनमेंट टू जतिन अकाउंट। ठीक है, अपना जतिन महाराष्ट्र में बैठा है, उसको एजेंट अपॉइंट किया है हम लोग। अब देखो क्या क्या होगा। जब गुड्स आता है, ठीक है, कंसाइनमेंट एक सेपरेट अकाउंट, एक ट्रेडिंग अकाउंट ही है। ट्रेडिंग के अंदर में गुड्स आता है उसको अपन परचेज बोलता है ना। ठीक है, यहाँ पे भी गुड्स आएगा तो अपन किस तरफ लिखेगा, डेबिट साइड में। लेकिन क्या लिखेगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। हमने सेंड किया ना तो क्रेडिट होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। रिसीवर कौन है मेरे लिए, कंसाइनमेंट। ठीक है, कंसाइनमेंट टू जतिन अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। सेल्स तो है नहीं ना, सेल्स होगा तो मैं क्या लिखता, टू सेल्स अकाउंट लिखता। अरे देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जतिन को गुड्स भेज रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो जतिन के अकाउंट में तो गुड्स इंक्रीज होगा ना, हम लोग हमारे बुक्स में जतिन का अकाउंट भी मेंटेन कर रहे हैं। ठीक है, कंसाइनी का अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, तो मैंने इतना गुड्स कंसाइनमेंट में सेंड किया, उसका अकाउंट में इंक्रीज हो गया और मेरे अकाउंट से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए इसको क्रेडिट साइड में लिखा था।
हाँ, के हिसाब से बना रहे हैं। कंसाइनर का बुक्स बना रहे हैं अपन। कंसाइनर के बुक्स में कंसाइनी का अकाउंट मेंटेन करेगा। तो उल्टा हो जाएगा। हाँ, अब उसका गुड्स इंक्रीज हो, देखो जब भी गुड्स आता है तो डेबिट साइड में, अब जो भी एक्सपेंसेस एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, जैसे जतिन के साथ मेरा क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो सारा मुझे इसी अकाउंट में लिखना है। ऑल द ट्रांजेक्शन वॉट एवर वी हैव डन विद द जतिन वो सारा अपन इधर लिखेगा। एक तो पहले मैंने उसको गुड सेंड किया तो मैं अकाउंट में एंट्री क्या कर दूंगा, जतिन अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। ठीक है, जतिन से मुझे ये पैसा लेना है, क्लियर है। परचेजेस आता है, नॉर्मली तो परचेजेस आता है, बट यहाँ पे क्या आ रहा है, टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। परचेज की जगह क्या वर्ड यूज कर लिया हमने, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अब क्या होगा कि कुछ एक्सपेंसेस कौन करता है, सबसे पहले कंसाइनर। गुड्स भेजता है तो सबसे पहले एक्सपेंसेस कौन करता है, कंसाइनर। जब एक्सपेंस करेगा तो एंट्री क्या करेगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, यही एंट्री करेगा ना। ठीक है, तो कंसाइनर का पॉकेट से तो पैसा गया तो सिंपली डायरेक्ट क्या कर देगा, टू बैंक, ब्रैकेट में लिख सकते हैं अपन एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर। डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ ना, ये तो कॉस्ट वैल्यू है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड करते हैं या नहीं करते, अभी तो तुमने ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस को ऐड किया था, तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, ये एक्सपेंसेस पेड बाय कंसाइनी है, कंसाइनर। अरे कंसाइनी नहीं पे किया, कंसाइनी पे करता तो टू बैंक क्यों आता, हाँ आएगा, वो भी आएगा। अरे पहले क्या हुआ, गुड सेंड किया, गुड सेंड किया तो क्या हो गया, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट गोज आउट। ठीक है, पहला एंट्री क्लियर है। नीचे नीचे जर्नल भी लिख लो, क्या नहीं, जर्नल लिखो, क्या चीज पहले वो कर लेते और फिर गुड सेंड टू कंसाइनी। जब अपन कंसाइनी को गुड्स भेजेगा तो एंट्री क्या होगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ रिसीवर का नाम क्या है, मेरे लिए कंसाइनमेंट है ये, कंसाइनमेंट टू जतिन अकाउंट। देखो जतिन इसलिए नहीं लिख रहा हूं बिकॉज मुझे कैसे पता चलेगा जतिन मेरा कस्टमर है या कंसाइनी है, क्योंकि जतिन का जैसा कोई दूसरा भी तो हो सकता है जो मेरा नॉर्मल कस्टमर हो, तो मैं आइडेंटिफाई कैसे करूंगा बिजनेस में। सपोज मैंने एक लेजर, सुनो, जब सपोज मैंने लेजर क्रिएट किया जतिन अकाउंट, बहुत हो सकते हैं ना अलग अलग, तो मेरे को हाँ, तो इसीलिए तो लिखा कंसाइनमेंट टू जतिन ऑटोमेटिकली इंप्लाइज दैट ही इज माय कंसाइनी। ये मैंने कंसाइनमेंट में माल भेजा है, मुझे जतिन का जो हिसाब करना है ना उसके लिए कंसाइनी अकाउंट एक अलग से बनेगा। ये जस्ट नॉर्मली है जो मैं गुड्स का ट्रांजेक्शन लिख रहा हूँ। ट्रेडिंग अकाउंट में आप क्या करते हो, सिर्फ गुड्स से रिलेटेड रिकॉर्ड करते हो, कितना गुड्स आया, कितना गुड्स गया, कितना गुड्स अभी भी बचा हुआ है, वो सारा काम करते हो। तो यहाँ पे मुझे सिर्फ वही करना है, गुड्स से रिलेटेड जो जो काम हुआ है, गुड्स से रिलेटेड जो एक्सपेंस हुआ है, कितना गुड्स लॉस हो गया, कितना गुड्स सेल हो गया, कितना गुड्स क्लोजिंग स्टॉक में पड़ा है, कितना गुड्स हमने सेंड किया, यानी इस अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ रिलेटेड टू गुड्स होगा। नाउ रिलेटेड टू जतिन, जतिन के साथ जो मुझे सेटलमेंट करना है उसके लिए मुझे एक सेपरेट अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसको अपन बोलेंगे कंसाइनी अकाउंट। हाँ लिखूंगा मैं भी, कंसाइनमेंट टू जतिन अकाउंट, यानी ब्रैकेट में कुछ नहीं, दिस इज ट्रेडिंग अकाउंट। हम लोग बहुत सारा ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगा, सिंस बहुत सारा ट्रेडिंग अकाउंट का अलग अलग ट्रेडिंग अकाउंट नाम नहीं हो सकता ना, तो उसका नाम चेंज करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ,
क्या चीज? ट्रेडिंग अकाउंट क्या नेचर होता था? ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए फाइनल अकाउंट है, सॉरी, टू गुड्स सेंट ऑन सेल्स नहीं है, ये तो गुड्स भेजा है। ये कोई सेल है ही नहीं अपना, सेल तो एक्चुअल होगा। ये तो जस्ट हम क्या कर रहे हैं, कंसाइनी को गुड्स सेंड किया है, गुड्स सेंड टू कंसाइनी, ये हुआ। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट के तरीके से ही बनता है, इसलिए ट्रेडिंग लिख दिया मैंने। एकदम नॉर्मल समझो कि ट्रेडिंग अकाउंट है, नथिंग मोर देन दैट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में जब जब गुड्स आएगा तो डेबिट साइड में और जाएगा तो क्रेडिट साइड में, तो इसलिए हमने यहाँ लिखा टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। नंबर 2, एक्सपेंसेस incurred by कंसाइनर। यदि कंसाइनर खुद खर्चा करेगा, ठीक है, कंसाइनर खुद खर्चा करेगा तो क्या होगा? एक्सपेंसेस टू बैंक। अरे फर्स्ट वाला एंट्री में तुमको एक सेपरेट पर्सन है, ठीक है, उसको तुम गुड्स भेज रहे हैं, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यहाँ इसको सेल नहीं लिख सकता ना मैं इसको, इसमें जतिन को भेज रहा है तो जतिन को मुझसे इसका बस वो लिख के भैया जतिन सुनो, जतिन क्या एंट्री करेगा? हम क्या कर रहे हैं, उसका अकाउंट हमारे बुक्स में बना रहे हैं। जतिन क्या एंट्री करेगा? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनर, यही करेगा ना। लास्ट में परचेज को तुम जब नॉर्मल परचेज का एंट्री करते हो तो क्या करते हो? परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। बाद में परचेजेस को कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं ना। क्या करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट टू परचेजेस, तो ये वही है, दिस इज द ट्रांसफर एंट्री। अरे इसीलिए तो परचेज वर्ड यूज ही नहीं किया ना, जस्ट समझा रहा हूँ कि पहले उसने इसको डेबिट किया होगा। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, कंसाइनी से पैसा लेना है ना। अरे ये जितना गुड्स तुमने भेजा है उतना का पैसा तुम कंसाइनी से नहीं कलेक्ट करेगा क्या? तो कंसाइनी को तो डेटर बनाएगा ना तुम, तो इसीलिए तो जतिन तो कंसाइनी है, तो क्यों आएगा कंसाइनी टू? अरे उल्टा बोल रहा है, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट होगा। हाँ ये पूरा कंसाइनी का पूरा डेटा बना दिया। हाँ, तो सारा कुछ डेटा तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा ना। अभी जस्ट गुड्स सेंड किया है, उसके पास गुड्स आया है, उसका कहानी आगे तक तो जा ही नहीं रहे। उसके पास गुड्स पहुंचा है, पहुंचते उसने क्या किया? ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट कर दिया कि अच्छा मेरे पास गुड्स आया है, ठीक है, उसके पास गुड्स पहुंचा। अब सेकंड चीज होता है, जब कंसाइनर भेजता है तब एक्सपेंसेस करता है वो, ठीक है, जितना भी वो एक्सपेंसेस करेगा वो सारा क्या होगा? डेबिट साइड में आएगा। आप लोग का दो एंट्री होता है, एक होता है एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। यही तो करते हो। देखो क्या क्या करते हो, लिखना मत, ठीक है। एक्सपेंसेस टू बैंक आएगा आएगा, वो धीरे धीरे, एक बार में पूरा हो जाएगा। धीरे धीरे सांबा। एक मिनट इसको देख लो एक बार, एक्सपेंसेस को। एक्सपेंसेस में क्या हो रहा है? एक्सपेंसेस टू बैंक, कंसाइनर ने पे किया, तो नेक्स्ट क्या होगा? ट्रेडिंग टू, तो इन दोनों को मर्ज करके एक एंट्री लिख सकते हैं अपन। हाँ ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इसीलिए तो ट्रेडिंग टू बैंक किया, वरना तो पीएनएल टू बैंक होता। ठीक है, यहां तक हुआ, यही करते हैं। अब कंसाइनर जब खर्चा कर रहा है तो ये खर्चा कहाँ दिखाना था? ये सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है,
ट्रेडिंग अकाउंट भी आता है डेबिट साइड में, तो यहाँ क्या होगा, कंसाइनमेंट के डेबिट साइड में आएगा। तो अपन एंट्री क्या कर सकते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, कंसाइनमेंट टू डेबिट टू बैंक अकाउंट, expenses paid by consignor तो बोले मतलब अरे देखो मर्ज एंट्री होता है, इन दोनों एंट्री का मर्ज इफेक्ट तो यही है, ये और ये तो कैंसिल ही हो जाता है वैसे भी। तो नेट एंट्री क्या बचता है, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो इसलिए वही लिखा। तो यहाँ ट्रेडिंग की जगह हम लोग वर्ड क्या यूज कर रहे हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, नेट इफेक्ट। तो यहाँ लिख दिया मैंने टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंसेस ऑफ कंसाइनर, ये क्या क्या खर्चा करता है, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, ये सारा एक्सपेंसेस वो करेगा, एक्सेट्रा कुछ भी क्वेश्चन मेंशन करेगा तो। थिंक फ्रॉम कंसेप्ट, तुम्हारा एक ये पर्टिकुलर अलग से एक ट्रेडिंग अकाउंट है जहां पे तुमने हमारे पास इतना गुड्स आया, उस पे तुमने ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस किया। अब देयर आर सर्टेन एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द पेड बाय द कंसाइनी और टू बी रिकवर्ड फ्रॉम कंसाइनर, ठीक है। तो कंसाइनर के लिए तो वो एक्सपेंसेस ही है। यहां तक हो जाए तो बताना, फिर मैं आगे वाला एंट्री में समझाऊंगा। क्या चीज, एनपीओ कोई रिलेशन नहीं है एनपीओ का। कंसाइनमेंट तो नहीं रहा, यहाँ तक क्लियर है। अब सोचो, एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, expenses incurred by consignee, तो क्या होगा, देखो एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय कंसाइनी, लेकिन बॉन्ड कंसाइनी को करना है क्या, नहीं करना है। तो एज अ कंसाइनर हम किसका बुक्स बना रहे हैं, कंसाइनर के बुक्स में सब कुछ कर रहे हैं ना। तो कंसाइनर को क्या एंट्री करना चाहिए इस कंसाइनमेंट के लिए, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, उससे पैसा लेना है, आई मीन देना है, हमारे लिए एक्सपेंस है। वॉट एवर द एक्सपेंसेस आर पेड बाय द कंसाइनी इज द एक्सपेंस ऑफ कंसाइनर। तो अपने बुक्स में एक्सपेंस कौन दिखाएगा, कंसाइनर ही शो करेगा। तो कंसाइनर अपने बुक्स में एक्सपेंस को डेबिट कर देगा। क्या उसने पैसा दिया है, क्या देना है, दे दिया होता तो टू कैश या बैंक होता जैसे पहले वाला एंट्री में किया, बट ये तो देना बाकी है। किसको देना है, जिसको देना है उसका नाम क्रेडिट कर दिया हमने, ठीक है। देन कम्स द, हाँ कंसाइनी ने पे कर दिया, बट कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये पैसा देना बाकी है। अब कंसाइनर क्या करता है, ट्रांसफर एंट्री,
कंसाइनमेंट अलग है, जतिन का सेटलमेंट अलग होगा। कंसाइनमेंट में तो मैंने क्या बोला, कंसाइनमेंट अकाउंट इज नथिंग, इट इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। वहां पे हम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देखते, वहां सिर्फ गुड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। लेकिन जतिन का सेटलमेंट तो अलग हो सकता है, इसने मुझे कुछ एडवांस पे किया है, मैंने उसको कुछ और पे किया, इसने बिल्स रिसीवेबल बिल्स पेबल भी हो सकता है हमारे बीच में, बट वो ट्रेडिंग अकाउंट में क्यों आएगा? ट्रेडिंग अकाउंट में तो नॉर्मल गुड्स से कंटेक्स्ट में जो जो खर्चा है, यस हाँ, सिर्फ उस कंसाइनमेंट, उस पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से रिलेटेड जो जो कहानी हुआ है वो सारा चीज। कंसाइनर और कंसाइनी के बीच का ट्रांजेक्शन अलग से एक कंसाइनी अकाउंट बनेगा। आप यही करते ना, सुनो, आप इसको नहीं लिखते तो आप क्या करते, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस, यही होता। इन दोनों को मर्ज करके आप क्या एंट्री करते, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, क्योंकि एक्सपेंस एक्सपेंस कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, ट्रेडिंग टू कंसाइनी। अब सिंस ट्रेडिंग अकाउंट की जगह आपको क्या नाम यूज करना है, कंसाइनमेंट अकाउंट, तो आपका रियल अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा, कंसाइनमेंट टू जतिन टू कंसाइनी, आई मीन जतिन, ठीक है, एक ही बात है, ये हुआ। अब इसका पोस्टिंग किधर जाएगा, उधर ही, ये भी तो खर्चा ही है, एक्सपेंसेस डेबिट साइड में आएंगे तुम्हारे। इसका पोस्टिंग कर दूं मैं वहां पे, एक बार पहले आराम से देखते रहो फिर लिख लेना। तो इधर मैं क्या लिखूंगा, टू कंसाइनी, उसका नाम आ जाएगा, ठीक है। अब इसने क्या क्या एक्सपेंसेस किए होंगे, इसने फ्रेट पे किया होगा, ऑक्ट्रॉय पे कर सकता है, इसका गोडाउन रेंट हो सकता है, एवरीथिंग 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 ऑल द एक्सपेंसेस, क्योंकि कंसाइनमेंट के लिए तो क्या है, मेरे लिए तो सारा खर्चा ही है ना, चाहे वो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ हम ग्रॉस प्रॉफिट नहीं निकाल रहे, सुनो, वी आर not calculating gross profit, we are calculating net profit from a consignment, और net profit निकालने के लिए you have to consider all the direct and indirect expenses in one account only। नॉर्मली आप क्या करते थे, ट्रेडिंग अकाउंट अलग होता था और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग होता है ना, बट यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं फ्रॉम ए सिंगल कंसाइनमेंट। यदि मेरा कोई दूसरा कंसाइनमेंट होता, जैसे सपोज हर्ष, तो हम उसका भी अकाउंट बनाता तो उसका भी नेट प्रॉफिट वैसे ही निकालता। हाँ, ये सब कुछ है, एवरीथिंग फ्रॉम ए सिंगल कंसाइनमेंट, मुझे कितना प्रॉफिट हुआ नेट, नॉट ग्रॉस, ठीक है। तो सारा खर्चा क्या क्या देना है, और इसको इंश्योरेंस हो सकता है, गुड्स पहुंचने के बाद गोडाउन ले रखा है और गोडाउन का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, तो खर्चा किसको बियर करना है, ऑक्ट्रॉय इज नथिंग, इट इज अ टैक्स टू क्लियर द गुड्स। और क्या सबसे मेन इंपॉर्टेंट तो छोड़ ही दिया, वो भी तो खर्चा ही है कंसाइनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सारा पेमेंट उसको करना है, यानी टोटल इतना पेमेंट करना होगा। हाँ, हमारे लिए तो खर्चा ही है कमीशन, तभी तो मेरा नेट प्रॉफिट निकलेगा एक कंसाइनमेंट से। हाँ, लिख के रखना ही, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ब्रैकेट में मैंने लिखा एट कॉस्ट, क्यों कॉस्ट लिखा समझाऊंगा, नहीं जरूरी नहीं, इट कैन बी एट इनवॉइस प्राइस आल्सो, तब कहानी बदल जाएगा। नहीं, सब कुछ सेम रहेगा, वैल्यूज बदल जाएगा। अरे बहुत बार कंसाइनर बहुत चालाक आदमी होता है, कंसाइनर अपना कॉस्ट क्यों बताएगा,
कंसाइनर डायरेक्ट सेलिंग प्राइस पे भेजेगा, बोलेगा इस रेट में भेज देना, ठीक। और कभी कभी कॉस्ट प्राइस पे भेजता कि अब आप प्रॉफिट ऐड करके उसको आगे भेजना, ठीक है। तो दो तरीके से कंसाइनमेंट का काम चलता है। तो यहाँ मैं उसको तो पता ही चल गया, अगर बात तो नॉर्मली नहीं भेजता है ना, इनवॉइस प्राइस पे ही भेजता है, तो हम लोग को एलिमिनेट करना। अभी तक नॉर्मली इतना समझ में आया ट्रेडिंग अकाउंट में क्या हो रहा है, गुड्स आ रहा है और सारे एक्सपेंसेस लिख रहे हैं हम लोग, इसमें डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। जो पे कर दिया कंसाइनर ने तो वो टू बैंक हो गया, और जो नहीं किया वो हम लोग को पे करना है कंसाइनी को, तो टू कंसाइनी हो गया। एंड ऑल द एक्सपेंसेस सारा का सारा हमने लिख दिया। यहां तक क्लियर है? अब सोचो कभी कभी क्या होता है पता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को गुड सेंड करता है ना, तो कंसाइनर बोलता है भैया थोड़ा एडवांस में पैसा भेज दीजिए ना। सपोज मैंने जतिन को 20 लाख का चाय पत्ती भेजा, टी भेजा, ठीक है। तो फिर मैं जतिन को बोलता हूँ जतिन एक काम करो ना यार, 40% एक बार पे कर दोगे क्या? तुम वहां सेल करोगे, तुम्हारे पास तो पैसा आएगा ना, वो तुम मुझे ही भेजोगे, एक बार 40% एडवांस तुमको पे करना पड़ेगा। एंड कभी कभी वो दे भी देता है, ठीक है। तो कभी एडवांस पेमेंट के लिए क्या एंट्री करूंगा मैं, इफ मुझे एडवांस रिसीव हो जाए फ्रॉम कंसाइनी, एडवांस रिसीव फ्रॉम कंसाइनी, मुझे एडवांस मिला तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कंसाइनी, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट द गिवर। अरे भाई उसने एडवांस दिया है, कल को कुछ हुआ ही नहीं तो मुझे तो वापस पैसा लौटाना पड़ेगा ना, तो उस पैसे से मैं क्या प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करूंगा? प्रॉफिट लॉस तो गुड्स के लिए होगा ना, उसने एडवांस पे किया, नॉर्मल ट्रांजैक्शन है, किसी ने कोई मुझे एडवांस देगा तो मैं क्या एंट्री करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट उस पार्टी का नाम, तो यहाँ पे उस मेरे पास पैसा आया एंड टू कंसाइनी कर दिया। और कभी कभी और एक हो सकता है, इसका कंसाइनमेंट के साथ रिलेशन नहीं है ना, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हाँ इसका कंसाइनमेंट से रिलेशन नहीं है, लास्ट में जब मुझे जतिन के साथ सेटलमेंट करना होगा तब काम आएगा ये ट्रांजेक्शन। आया समझ में यहाँ तक? इसका एंट्री मेरा कंसाइनमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आता। दे सकता है, बहुत बार टर्म्स एंड कंडीशन, मैंने इस हिसाब से एजेंट को अपॉइंट किया कि मैंने बोला कि जितना गुड्स में भेजूंगा उसका 30% आपको एडवांस पे करना पड़ेगा, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एग्रीमेंट, डिपॉजिट मनी के तौर पे, सिक्योरिटी ले सकते हो। यहां तक तो समझ में आता है, ठीक है। यानी क्या क्या चीज हो गया, मैंने लॉसेस को कवर्ड नहीं किया अभी तक, ठीक है। क्या किया कि गुड्स भेजा, एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द कंसाइनर, एक्सपेंसेस पेड बाय द कंसाइनी। अब क्या करेगा वो, गुड्स सेल करेगा, गुड्स सेल करेगा तो अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे अपन, गुड्स सोल्ड बाय कंसाइनी, नॉर्मल सेल होगा ना, जितना गुड्स वो सेल कर देगा उससे रिलेटेड पैसा किसके पास आ रहा है, तो मुझे उतना पैसा कंसाइनी से लेना है, तो लेना है तो कंसाइनी को डेबिट करूंगा मैं, अब नाउ दिस इज रिलेटेड टू माय गुड्स, गुड्स जा रहा है ना, गुड्स आया तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया, गुड्स सेल हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा मेरा कंसाइनमेंट अकाउंट टू कंसाइनमेंट टू जतिन, एकदम ट्रेडिंग अकाउंट है। अब तो आपका धीरे धीरे आएगा, पेशेंस, एक एक ट्रांजेक्शन करते जाओ, फिर फिगर्स होगा तो और क्लैरिटी आएगा। अभी तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस पैदा नहीं हुई इस चैप्टर की, एकदम बेसिक्स है। सॉरी, उसने सेल किया है, ऐसा थोड़ी बोला उसने पैसा भेजा है। हाँ उसने सेल किया, उसने पैसा थोड़ी भेजा है, पैसा उसी के पास है अभी भी। हाँ
बैंक टू कंसाइनी, अभी तो लिखा है अमाउंट रिसीव्ड या एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम कंसाइनी होता तो क्या होता है, कंसाइनी ने गुड्स सेल किया, ठीक है। तो मेरा गुड्स क्या होगा, यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट से चला जाएगा। नॉर्मली अपन क्या लिखते हैं यहाँ, बाय सेल्स लिखते हैं ना, क्योंकि डायरेक्ट पैसा हमारे पास आता है, बट हम यहाँ सेल्स नहीं लिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मुझे ये पैसा लेना है, किससे लेना है, कंसाइनी, और ब्रैकेट में लिख दूंगा कि ये सेल्स है। हाँ, कंसाइनी हमारे लिए डेटर हो गया। इस अकाउंट में सेल्स नहीं यूज कर रहे, किसमें, हाँ नहीं, ट्रेडिंग में अलग लिखा है। ट्रेडिंग में अलग से आता ही है सेल्स, क्योंकि यहाँ से हम लोग डायरेक्ट नेट प्रॉफिट लेके जाएगा, नथिंग मोर देन दैट। हाँ, दिस इज एब्सोल्यूट सेल्स। नहीं, कभी भी नहीं, यहाँ बैड डेब्ट्स हो सकता है, ठीक है, वो भी कब, वो भी कब, यस, ये ध्यान रखना। सेल्स का पैसा, हाँ उससे लेना है अपने को। कुछ समझ में नहीं आया, कुछ खराब और डिफेक्टिव गुड्स है, कुछ खराब और डिफेक्टिव गुड्स है, तो कंसाइनी क्या कर सकता है, रिटर्न कर सकता है गुड्स, ठीक है। गुड्स रिटर्न बाय लॉस नहीं होगा, रिटर्न करने से कैसा लॉस, तो रिटर्न कर दिया, वो तो कंसाइनर के पास वापस गुड्स आ जाएगा, यानी कंसाइनमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट डेबिट टू कंसाइनमेंट अकाउंट। अरे एक बात बताओ, परचेजेस का एंट्री क्या होता था, ट्रेडिंग टू परचेजेस करते हो, तो परचेज रिटर्न क्या होता था, परचेज रिटर्न टू ट्रेडिंग ना, तो वही तो किया हमने। कंसाइनी से माइनस नहीं हुआ, अरे कंसाइनी से तो वो पैसा लेना है जो वो सेल कर देता है, अरे ये तो मेरा ही गुड्स है, उसके पास नहीं, इसलिए हम लोग उसका नाम यूज ही नहीं कर रहे। अब देखो, जब तुमने सेंड किया, ये तुम्हारे लिए परचेज था ना डेबिट साइड में, तो परचेज रिटर्न किस तरफ आता है, क्रेडिट साइड में ही आता है। अरे वो आप प्रेजेंटेशन के लिए शो करते हो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, बट प्रैक्टिकली तो वो क्रेडिट साइड में ही आता है। तो रिटर्न करेंगे तो अपन किधर लिख देंगे, इधर लिख देंगे, बाय गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, वापस आ गया मेरे पास, ब्रैकेट में लिख दूंगा रिटर्न। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कर सकता है, बट अलग अलग डेट पे होता है, प्रॉब्लम ये है। इसमें थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, फोकस करना, रिटर्न एट कॉस्ट लिखा है मैंने, कॉस्ट पे भेजा था तो कॉस्ट पे रिटर्न होगा ना, इनवॉइस प्राइस पे कहानी अलग हो जाएगा। यहाँ सिर्फ हम कॉस्ट की कहानी की बात करें, कंसाइनर कंसाइनी को जो गुड्स भेज रहा है वो एट कॉस्ट वैल्यू पे भेज रहा है, प्रॉफिट लगा के नहीं भेज रहा है। कितना है, और क्या हो सकता है गुड्स के साथ, हाँ एज ऑफ 31 दिसंबर, ऐसा ही कुछ। डेट्स का कॉलम डालेगा ही नहीं ना, डेट्स चाहिए नहीं। हाँ नेट ऑफ करके दिखा सकते हो, लेस करके, बट प्रॉब्लम कहाँ आएगा पता है, जब इनवॉइस प्राइस के कंसेप्ट में, तब तुम खुद फंस जाओगे, इसीलिए अलग अलग करके सीखो। कर सकते हैं परचेज माइनस परचेज रिटर्न जैसे करते थे, इस वैल्यू से इस वैल्यू को माइनस करके भी आप इनर कॉलम में दिखा सकते हो, इम्पैक्ट इज सेम।
ठीक है, बट मत दिखाओ क्योंकि आगे चल के आपको इनवॉइस प्राइस का कंसेप्ट सीखना है। कंसाइनमेंट अकाउंट कोई बड़ा चौड़ा नहीं है, अभी तक कुछ नहीं किया। परचेज का एंट्री किया, एक्सपेंसेस डाले, सेल्स, परचेज रिटर्न आया तो ट्रेडिंग अकाउंट का एलिमेंट्स ही है। और क्या आ सकता है? गुड लाइन इफ लॉस हो गया तभी भी तो गुड्स खत्म हो जाएगा ना मेरा। देखो बिजनेस में गुड्स आ रहा था तो इधर गया तो इस तरफ, लॉस से भी तो गुड्स जाएगा ही ना बिजनेस से, तो एबनॉर्मल लॉस भी तुम्हारा इसी तरफ आएगा। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, हाँ वो तो परचेज रिटर्न, हाउ इट कैन बी सेल्स रिटर्न? सेल्स तो ये है तुम्हारा, ये तो ये वाला है जो रिटर्न हुआ है। हाँ हाँ, जब कस्टमर रिटर्न करेगा उसको अपन सेल्स रिटर्न बोलेगा। ऑपोजिट साइड वो इस तरफ, हाँ सेल्स किया तो इस तरफ, सेल्स रिटर्न होगा तो इस तरफ। एबनॉर्मल लॉस ध्यान रखना एट कॉस्ट। हाँ गुड्स जा रहा है ना मेरा, तो गुड्स को तो माइनस करना पड़ेगा मेरे को। हाँ लॉस अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, हाँ वो पीएनएल की जगह यहाँ कंसाइनमेंट हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस होते हैं ना, तो लॉस अकाउंट डेबिट टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या फिर पीएनएल में जाएगा। लॉसेस टू पीएनएल करेगा, यहाँ पीएनएल और ट्रेडिंग एक ही अकाउंट है, तो तुम क्या करेगा टू कंसाइनमेंट अकाउंट, इसलिए आ गया बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या चीज? कौन सा हेडिंग नहीं, अलग से दिखाएंगे इधर, बाय टू कंसाइनी करके ब्रैकेट में सेल्स। उतना पैसा नहीं देगा ना वो, जितना सेल्स किया उतना हम रिकवर कर लेंगे उससे, जितना उसने सेल्स रिटर्न हो गया वो पैसा वो हमें क्यों देगा, उतना तो उसके पास आएगा ही नहीं ना। इतना बना। एंड द लास्ट एलिमेंट जो रह गया वो क्या है? बाय गुड्स लाइंग विथ कंसाइनी, ये किस वैल्यू पे होगा? कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। ये कभी भी इनवॉइस प्राइस पे नहीं होता। हाँ क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज द क्लोजिंग स्टॉक। एंड प्लस माइनस करके आपको क्या मिल जाएगा? नेट प्रॉफिट। नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या फिर बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर, ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं। एबनॉर्मल लॉस, हाँ हाँ वो एबनॉर्मल लॉस तो कभी कभी हुआ ना, नेट लॉस तो पूरा कंप्लीट कंसाइनमेंट से तुमको क्या प्रॉफिट लॉस हुआ वो है डिफरेंट, वो तो प्लस माइनस करके अपन कैलकुलेट करेगा। तुम्हारा कंसाइनमेंट अकाउंट इतना ही बनता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में इससे ज्यादा एलिमेंट्स नहीं होता, ये ध्यान रखना। यही रहता है तुम्हारा, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट था, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक, यहाँ कोई ओपनिंग स्टॉक पहले से हमने लिखा नहीं, ठीक है, कुछ था नहीं, होगा तो लिख लेगा। फिर परचेजेस माइनस परचेज रिटर्न, ठीक है, टू एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो आते हैं, टू एक्सपेंसेस बाय सेल्स बाय क्लोजिंग स्टॉक। वो सेल्स में उसका सेल्स हाँ सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, नेट सेल्स है वो उसका जो काउंट करेगा, मतलब वो जो सेल्स एक्सपेंसेस लगा गया वो तो कंसाइनी का देगा। हाँ हम लोग नेट लिखेगा, हम लोग तो नेट अमाउंट लिखेगा कितना कंसाइनी से लेना है अपने को। इसका जो आप लिखा नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, इसका ध्यान नहीं होगा। नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट।
नेट प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट। हाँ तो ऑन कंसाइनमेंट ही तो है, कंसाइनमेंट अकाउंट में निकला है तो ऑन कंसाइनमेंट ही तो हुआ। ये अकाउंट कौन सा है, कंसाइनमेंट है, तो इसी से तो नेट प्रॉफिट है। अब ये नेट प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, मेरे बिजनेस के ऑर्डिनरी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग में रहेगा। हाँ ट्रेडिंग तो हम अकाउंट। उसमें भी अलग से नेट प्रॉफिट नहीं निकालते। हाँ क्यों निकालेगा, एक पर्टिकुलर कंसाइनमेंट से कितना कुछ हो, कहानी सारा सामने है, ठीक है। सारा अकाउंट का क्लोजर एंट्री हो जाएगा, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट का क्लोजर एंट्री होता है तुम्हारा ट्रेडिंग अकाउंट से, वो मैं सिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, नहीं भी समझ में आया कोई बात नहीं है, इतना प्रॉपर्ली रिवाइज करके आना, पढ़ के आना और इसको पिक्चराइज करना, इसमें पूरा ड्रिल डाउन करेंगे। जब तक ये कंसेप्ट अंदर नहीं जाएगा आगे कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। लॉसेज वाला कंसेप्ट भी थोड़ा अलग है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन निकालना सबसे बड़ा महाभारत है जिसमें सिली मिस्टेक्स करते हो तुम लोग, ठीक है। तो एकदम प्रॉपर फोकस तरीके से कल है अपना नेक्स्ट क्लास मॉर्निंग 8 o'clock, ठीक है। सेम टॉपिक करेगा, इसमें आगे कैसे क्या प्रोसेस से करना है चैप्टर में और क्या मिलेगा, कुछ क्वेश्चंस करेगा, धीरे धीरे करके कंसेप्ट बिल्डअप करेगा। हाँ हाँ इतना ही है। अब इसी की कैलकुलेशंस करनी सीखनी है, कमीशंस को कैसे कैलकुलेट करोगे, एबनॉर्मल लॉस कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन कैसे करोगे, बस ये 3 मेजर कैलकुलेशंस है इस पूरे चैप्टर में। आपके पास 3 मेजर कैलकुलेशन, एक कमीशन, एक एबनॉर्मल लॉस और एक ये लाइंग विद कंसाइन। इस 3 मेजर वर्किंग नोट्स बना लिया तो सारा काम इजी हो जाएगा। फिर कंसाइनी अकाउंट कल बनाना सीखेंगे, कंसाइनी अकाउंट कैसे बनेगा अपना। हाँ कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओ एंड कंसाइनी अकाउंट बनाओ, यही आपका क्वेश्चन आने वाला एग्जाम में, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। वही करने में